नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर हम प्रायद्वीपीय पठार, जो लास्ट में हमने प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट किया था, उसी प्रायद्वीपीय पठार का आपका आज का बिल्कुल लास्ट टॉपिक रहेगा। बिल्कुल नया टॉपिक है। और इससे पहले हमने कल की क्लास में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले उस पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम चर्चा करें तो इसमें इस साइड मैंने आपको केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में कंप्लीट करा दिया था कि ये हमारा पार्ट केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है, जिसको हम ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद ये पूरे का पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन के पठार का हिस्सा है। और इस दक्कन पठार के अंदर कल की क्लास में मैंने आपको 2 पार्ट कंप्लीट करवाए थे, और उससे पहले मैंने क्लास के अंदर आपको पूर्वी पठार कंप्लीट करवाया था। और उसके बाद इस क्लास के अंदर हमने पश्चिमी घाट को कंप्लीट किया था और पूर्वी घाट को कंप्लीट किया था। पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को कंप्लीट करने के बाद अब हमें दक्कन के पठार का मुख्य हिस्सा और कुछ इसमें पूर्वी पठार है, क्योंकि इसको हम दोबारा से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पूर्वी पठार को जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसमें साउंड वगैरह की प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम पूर्वी पठार और बाकी का बचा हुआ जो दक्कन का पठार है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका पेनिनसुलर इंडिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो माउंटेन्स और हिल्स का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था वो था आपका पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो पश्चिमी तट है तो यहां पर आपको मिलता है पश्चिमी घाट, और इसके इस साइड जाते हैं तो यहां पर मिलेगा आपको पूर्वी घाट। तो ये 2 टोपोग्राफी मिलती है, एक पश्चिमी घाट और दूसरी टोपोग्राफी मिलती है आपको पूर्वी घाट। और इन्हीं घाटों के पैरेलल अगर आप जाएंगे, समानांतर जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ तटीय क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं तटीय क्षेत्रों को पूर्वी तट के नाम से और इस साइड के तट को पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। तो इन तटों की चर्चा हम अलग क्लास में करेंगे, जिसमें पश्चिमी तटीय एवं पूर्वी तटीय मैदानों को पढ़ेंगे। तो हमने पश्चिमी घाट कंप्लीट कर लिया था, पूर्वी घाट कंप्लीट कर लिया था। अब आपका जो बीच का सेक्शन है, जैसे इस साइड का कुछ एरिया है, ये हम कंप्लीट करेंगे आज। पूर्वी पठार को थोड़ा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दक्षिण के पठार के अंदर महाराष्ट्र का पठार, साउथ में जाएंगे यहाँ पर कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार और तेलंगाना का पठार। तो आज हमें कुल मिला के प्रायद्वीपीय भारत के अंदर दक्कन के पठार में कौन कौन से छोटे छोटे पठार शामिल है, उन सारे पठारों को आज की क्लास में हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम पूर्वी पठार की चर्चा करते। तो पूर्वी पठार के अंदर देखो, एक तो इसमें आपको मेघालय के पठार के बारे में पढ़ना होता है, दूसरा आपको राजमहल गारो गैप के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम महाराष्ट्र के प्लेटूस पर इंटर करेंगे। देखो समझे जरा, अगर यहां पर हम पूर्वी पठार की चर्चा करें, अगर सबसे पहले यहां पर हम पूर्वी पठार की चर्चा करते हैं कि पूर्वी पठार में हमें क्या पढ़ना होता है। तो पूर्वी पठार के अंदर जब भी हम स्टडी करते हैं तो पूर्वी पठार के अंदर आपको 3 पठार पढ़ने होते हैं। पहला है आपका छोटा नागपुर का पठार। तो सबसे पहले आपको छोटा नागपुर का पठार कंप्लीट करना होता है। छोटा नागपुर के पठार के बाद दूसरा जो आता है वो छत्तीसगढ़ बेसिन को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ बेसिन का एरिया मिलेगा, और उसके बाद जो तीसरा पठारी क्षेत्र आएगा वो है दंडकारण्य का पठार। ये बहुत सारे पठारों में डिवाइड हो जाता है। अब छत्तीसगढ़ बेसिन का संबंध हमारा सामान्यतः महानदी बेसिन से होता है। तो यहाँ पर जो नदी मिलेगी वो आपको कौन सी मिलेगी, महानदी का क्षेत्र मिलेगा। तो एक तरीके से महानदी छोटा नागपुर और दंडकारण्य के पठार के मध्य स्थित है। अगर मैप पर अगर आप इसको देखोगे तो अगर आप इंडियन मैप पर अगर आप देखेंगे तो इस ये इंडियन मैप में यहाँ पर आपको मिल जाएगा पहले छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर पहले छोटा नागपुर मिलेगा, और उस छोटा नागपुर के नीचे वाले हिस्से में मिलता है दंडकारण्य का पठार। और अब इन दोनों पठारों के बीच से जो नदी प्रवाहित होती है यहाँ पर, उसी नदी को कहा जाता है महानदी। तो महानदी छोटा नागपुर के पठार और दंडकारण्य के पठार को यहाँ पर विभाजित करेगी, और उसी के नीचे यहाँ पर आपको
गोदावरी नदी मिल जाती है। तो दंडकारण्य का पठार महानदी और गोदावरी को भी विभाजित करता है। तो अगर आपको पोजीशंस याद रहती हैं तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, कितना भी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको पोजीशंस याद नहीं है तो हमेशा आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बने रहेंगे। तो इसके बाद हमें सबसे पहले थोड़ा सा छोटा नागपुर के पठार को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर समझ सकते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार की बात की जाए तो ये किस राज्य में स्थित है? मुख्यतः विस्तार इसका झारखंड राज्य में है, लेकिन झारखंड के अलावा इसकी सीमाएं अन्य राज्यों को भी टच करती है। जैसे ये पश्चिम बंगाल की सीमा को भी टच करता है, उड़ीसा की सीमा को भी टच करता है, छत्तीसगढ़ की सीमा को भी टच करता है। बिहार को टच नहीं करेगा। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में इस पठार का विस्तार हमें देखने को मिल जाता है। अगर इस पूरे पठार की एक टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो इस टोपोग्राफी के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां मिलती हैं। जैसे इसके दक्षिण भाग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रांची पठार या रांची की पहाड़ी मिलेगी। तो रांची का पठार भी बोल सकते हैं, रांची की पहाड़ी भी बोल सकते हैं। इसके उत्तरी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हजारीबाग की पहाड़ी मिलेगी। और इसके उत्तर पूर्वी भाग में अगर जाएंगे तो उत्तर पूर्वी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको राजमहल की पहाड़ी मिलेगी। इस तरीके से ये अलग अलग पहाड़ियां आपको, तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में हजारीबाग की पहाड़ी स्थित है, छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में रांची की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। तो इस पहाड़ी की अगर हम बात करें रांची की पहाड़ी की, तो रांची की पहाड़ी से ही एक नदी निकल कर जाती है जो उड़ीसा से होते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाएगी। इसी को कहा जाता है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा जो नदी है, तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रांची के पठार से होता है। इसे स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है रांची के पास में ही, इसको कहा जाता है हुंडरू जलप्रपात। तो इसी नदी पर क्या बना हुआ? हुंडरू जलप्रपात बना हुआ, जो कहां पर है? रांची शहर के पास में ही स्थित है। तो रांची शहर भी इसी नदी पर बना हुआ है। रांची के शहर के पास से ही निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, और स्वर्ण रेखा नदी पर ही बना हुआ हुंडरू जलप्रपात। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इसके बीचों बीच से एक नदी प्रवाहित होती है जो सबसे प्रमुख नदी है छोटा नागपुर के पठार की, और इस नदी को कहा जाता है दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और इसी दामोदर की एक सबसे प्रमुख सहायक नदी मिलती है जिसको कहते हैं बराकर नदी। बाकी और भी सहायक नदियां, उनको नदियों में पढ़ेंगे। और यही दामोदर नदी जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो वेस्ट बंगाल में एक नदी से जाकर मिल जाती है जिसको कहते हैं हुगली। ये नदी किस नदी से जाकर मिल जाती है? हुगली नदी से मिल जाती है। और हुगली नदी कहाँ से आती है? जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी ही अपनी दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो जो दक्षिण की ओर फरक्का बैराज से डिवाइड होती है उसको हुगली बोलते हैं, और उसी हुगली से जाकर दामोदर नदी मिल जाती है। इसके बाद जो उत्तर में हमें मिलता है हजारीबाग। इस हजारीबाग की अगर हम बात करेंगे तो हजारीबाग के पठार पर जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है वो हमें मिलती है पारसनाथ। तो हजारीबाग के सबसे ऊपर जो चोटी मिलेगी वो कौन सी है? पारसनाथ की चोटी, जो इस छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऊंची, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है हजारीबाग पर स्थित, हजारीबाग की पहाड़ी पर स्थित पारसनाथ की चोटी पूरे छोटा नागपुर के पठार की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी। बाकी कुछ विशेष पॉइंट की बात करें तो खनिज संसाधन में अगर आप जाएंगे तो खनिज संसाधन की दृष्टि से ये काफी ज्यादा संपन्न क्षेत्र है। खनिज संसाधन में हम जानते हैं छोटा नागपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। तो खनिज संसाधन ज्यादा मिलने के कारण इसको भारत का रूर कहा जाता है। तो खनिज संसाधन सबसे ज्यादा मिलते हैं इसलिए इसको क्या है? भारत का रूर कहा जाता है। खनिज संसाधन के साथ साथ यहाँ पर जो औद्योगिक डेवलपमेंट है, इस क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास है वो भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी झारखंड के अंदर एक जगह मिलती है जिसको कहते हैं जादूगोड़ा। तो इसी के अंदर एक जगह मिलती है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा भारत का एक यूरेनियम भंडार है।
तो यूरेनियम के भंडार भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? तो झारखंड के जादूगोड़ा में मिलते हैं। तो झारखंड, तो भारत को एक यूरेनियम संपन्न देश बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो झारखंड के जादूगोड़ा गांव की है, जादूगोड़ा क्षेत्र के। लेकिन इस सफलता का, इस यूरेनियम संपन्न या परमाणु संपन्न देश बनने का भुगतान इस गांव के लोग भुगत रहे हैं। जहां पर इस देश को परमाणु संपन्न बनाने में इस गांव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उस परमाणु संपन्न देश का जो खमियाजा है वो इस गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जब यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है, यूरेनियम का जब उत्खनन किया जाता है, तो उससे बहुत सारा रेडिएशन निकलता है, और ये रेडिएशन वहां के जल स्रोतों में जाकर मिल रहा, वहां की वायु में जाकर मिल रहा, वहां की मिट्टी में मिल रहा। तो इस प्रकार से वहां की पूरा जो इन्वायरमेंट है वो पूरे का पूरा रेडिएशन से भरा हुआ है। इस कारण से वहां पर आज भी अगर हम देखेंगे डिसेबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। वहां पर आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, लोगों के फेस मेल्ट हो चुके हैं। वहां पर आज भी महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बच्चे विकलांग या मिसकैरेज भी हो जाते हैं। तो जो परमाणु संपन्नता की हम बात करते हैं तो किसी न किसी को खमियाजा तो इसका भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये एक सफलता भी है हमारे देश की, एक अचीवमेंट भी है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी भी बनी हुई है। अब अगला जो पठार देखेंगे तो छोटा नागपुर के पठार के बाद, अगर छोटा नागपुर के पठार के बाद देखेंगे तो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो यहां पर मिलेगा आपको, तो इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं किसको? छोटा नागपुर के पठार को। ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का जो पठार है, और इसी पठार के नीचे आपको याद रखना है किसके बारे में? महानदी बेसिन के बारे में। अब महानदी को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हम महानदी को आगे जाकर जब नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय महानदी बेसिन की स्टडी करेंगे। और इसके दक्षिणी भाग में जो क्षेत्र मिलता है इसी को कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। ये कोई खास नहीं है, बस इसकी पोजीशन याद रखना है कि दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है। तो दंडकारण्य का पठार की स्थिति जो है ये आपको इन राज्यों की दक्षिणी सीमा पर मिल जाएगी। जैसे ये अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिण भागों में, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी भागों में स्थित इसकी सीमा जो है दंडकारण्य के पठार की वो 4 राज्यों में मिलते हैं। ऊपर से अगर आप देखेंगे, अगर आपको मैप की नॉलेज है तो यहाँ से छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा, नीचे से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा इसको स्पर्श करती है। ये दंडकारण्य का क्षेत्र है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसके दक्षिण से एक नदी प्रवाहित होती है, तो दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदी को क्या कहते हैं? गोदावरी। ये एक तरीके से महानदी और गोदावरी क्षेत्रों के मध्य फंसा हुआ है। तो दंडकारण्य के पठार की बात करें तो ये भी एक खनिज संपन्न क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी खनिज संपन्न क्षेत्र मिलता है। लेकिन अगर औद्योगिक डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम इसके औद्योगिक विकास की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक, तो खनिज संपन्नता तो बहुत ज्यादा, लेकिन इस क्षेत्र का औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उसका प्रमुख कारण है यहाँ पर नक्सलाइड एरिया का सबसे ज्यादा होना, और जो भी हमें खनिज यहाँ पर मिलते हैं उन खनिज का जो पार्ट है वो छोटा पार्ट मिलता है। मतलब बड़े खनिज अगर हम बात करें, कोयला, यूरेनियम जैसे खनिज है, ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, छोटे छोटे खनिज मिलते, तो उनसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेक्शन कहलाता है पूर्वी पठार का। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है एक सेक्शन और। देखो एक सेक्शन और हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारा भारत का पूर्वी पठार है, ये पूर्वी पठार जो है, तो जैसे आज हम यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं, और इसी पठार के इस साइड एक पठार और मिलता है, वो कहा जाता है मेघालय का पठार। इस मेघालय के पठार के बारे में आज की क्लास में हमें कंप्लीट करना है। छोटा सा पार्ट है। तो मेघालय के पठार में ये माना जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार, या दक्कन का पठार भी कई बार आ जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार, या कई बार छोटा नागपुर भी आ सकता है। छोटा नागपुर, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेघालय का पठार किसका हिस्सा है। अगर प्रायद्वीपीय पठार दिया है तो हम प्रायद्वीपीय पठार लगा देंगे, अगर वो ऑप्शन नहीं दिया है तो छोटा नागपुर का पठार लगा, अगर वो नहीं दिया है तो दक्कन का पठार लगा देंगे। ऐसा नहीं कि तीनों आ जाएंगे।
तो अब क्या होगा कि जब ये दिया हुआ है तो या प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन पठार या छोटा नागपुर का भाग है, ये इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी एक भाग से जुड़ा हुआ है, या तीनों का मतलब वही है। दक्कन का पठार बड़ा है, उसके सॉरी प्रायद्वीपीय पठार बड़ा, उसके अंदर आता दक्कन और दक्कन के अंदर आता छोटा नागपुर। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इसी जो ये जो भाग है, माना जा रहा है कि ये दोनों जो लैंड थे ये आपस में कनेक्टेड थे, और वर्तमान में ये दोनों अलग हो गए और इनके बीच में एक राजमहल गारो गैप की उत्पत्ति हुई। अब मेघालय के पठार की अगर बात की जाए तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार आपको नॉर्थ ईस्ट मेघालय राज्य के अंदर मिलेगा। अगर ये पूरा मान लिया जाए कि पूरे का पूरा एक मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां सबसे ज्यादा प्रमुख मिलती, इसकी 3 पहाड़ियां सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, को कहा जाता है गारो, खासी और जैंतिया। सबसे जो पहली पहाड़ी मिलती है वो मिलती है गारो, के बाद जो दूसरी पहाड़ी मिलती है उसको कहते हैं खासी, और इसमें जो तीसरी पहाड़ी मिलती है उसको कहते हैं जैंतिया। ये 3 पहाड़ियां क्रम से याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जैंतिया। तो मेघालय के पठार की जो सबसे पहाड़ी पश्चिमी पहाड़ी वो गारो है, और सबसे पूर्वी पहाड़ी जैंतिया, और मध्य पहाड़ी का नाम क्या है, खासी। गारो मेघालय के पठार की अगर हम बात करेंगे तो इसी खासी के पास में एक शहर है जिसको कहते हैं मौसिनराम। तो खासी पहाड़ी के पास में ही यहाँ पर मान लो कहीं पर भी तो मौसिनराम क्षेत्र है, जिसको पहले चेरापूंजी क्षेत्र के नाम से भी फेमस था। तो अभी नई खोज मौसिनराम में हुई है। तो मौसिनराम चेरापूंजी में अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है, तो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मौसिनराम चेरापूंजी में ही, और ये कहां पर है, खासी पहाड़ी के पास में। गारो पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो गारो पहाड़ी के ऊपर एक पीक स्थित है। तो गारो पहाड़ी की एक सबसे ऊंची पीक है जिसको कहते हैं नौकरेक। का नाम क्या है, नौक। ये गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट नौकरेक गारो पहाड़ी पर स्थित है, जो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन यहां पर एक रेंज आपको और मिलती है, इस रेंज को कहा जाता है शिलोंग रेंज। तो शिलोंग रेंज की बात करें तो ये पूरे मेघालय में सबसे ऊंची जो स्थलाकृति मिलती है। तो सबसे ऊंची जो चोटी या सबसे ऊंची श्रेणी अगर आप पूछा जाए तो वो कौन सी है, शिलोंग। बस इतना सा आपको मेघालय के पठार में याद रखना होता है। पहला लिखा देखो पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। ये छोटा नागपुर के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है, या मेघालय या दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द गारो, खासी एंड जैंतिया। इसमें गारो, खासी और जैंतिया जैसी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो ये 3 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है गारो, खासी, जैंतिया। कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड कछार हिल्स आल्सो द पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू। या ये कह सकते हैं कि मेघालय प्लेटू को कार्बी एंगलोंग पठार या कछार के पठार के नाम से भी जाना जाता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कार्बी एंगलोंग और कछार की जो पहाड़ियां ये कहां पर स्थित है, तो वो आपका आंसर आएगा मेघालय के पठार में। यह पठार मुख्यतः आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है। तो बने क्यों होगा, क्योंकि ये मेघालय के पठार से ही दक्कन के पठार या छोटा नागपुर के पठार से टूटकर अलग हुआ, और उसमें आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती। जो चट्टानें वहां मिलेंगी वही चट्टानें यहाँ मिलेंगी। इसके बाद शिलोंग चोटी मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो अभी देख चुके थे कि मेघालय के पठार में जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है वो कौन सी मिलती है, शिलोंग। नौकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ये भी हो गया। मासीराम 16 किलोमीटर चेरापूंजी के पश्चिम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान है। तो ये पूरे का पूरा आप दोबारा से डायग्राम बना सकते हैं। ये मेघालय की पूरी एक सिंपल और बहुत ही टाइम सफिशिएंट के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन और सारा का सारा मैटर यहाँ पर कंप्लीट हो। अब मेघालय के पठार के बाद एक समस्या आती है, को कहा जाता है राजमहल गारो गैप। अब ये राजमहल गारो गैप की कहानी क्या, उसको जरा समझ लें। तो अगली हेडिंग डालेंगे राजमहल गारो गैप। तो राजमहल गारो गैप की कहानी क्या, उसको जरा समझेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम देखेंगे, तुम्हारा जो प्रायद्वीपीय भारत था पहले इस तरीके का दिखाई देता। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग था। इस पठार का जो सबसे इधर वाला हिस्सा था उसको मेघालय का पठार बोलते थे। तो यहाँ पर मेघालय पठार का हिस्सा था, और इसी के इस वाले हिस्से पर छोटा नागपुर का
जाता था। इस प्रकार से ये दोनों जो पठार थे, ये दोनों पठार थे, ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे। मेघालय का पठार और छोटा नागपुर के पठार एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और दूसरा, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर इस तरीके से बना ले दोनों पठारों को, ये दोनों पठार कनेक्टेड थे। तो हम जानते हैं कि ये छोटा नागपुर का पठार है और ये आपका मेघालय का पठार। छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे पूर्वी पहाड़ी है उसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ी, और मेघालय के पठार की सबसे पश्चिमी जो पहाड़ी है उसको कहते हैं गारो की पहाड़ी। ये माना जाता है कि ये दोनों पहाड़ियां एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई थी। इस पहाड़ियों को राजमहल गारो पहाड़ी के नाम से जाना जाता, तो क्या कहते थे, राजमहल गारो पहाड़ी। लेकिन कालांतर में क्या हो गया, जो एक सपाट स्थल एरिया था, ये जो एक समतल सपाट स्थल एरिया था, इस साइड आपकी राजमहल की पहाड़ी थी, इस तरफ गारो की पहाड़ी थी। लेकिन कालांतर में यहाँ पर कुछ आंतरिक बल लगे, और आंतरिक बल लगने के कारण बीच का जो एक बड़ा हिस्सा था वो नीचे की ओर धंस गया। स्ट्रक्चर वही रहा, जमीन नीचे चली। ये वाला देखेंगे डॉट डॉट आपका नीचे चला गया। तो ये पूरे का पूरा कब हुआ, जब धसान की क्रियाएं हो रही थी, पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया चल रही थी समय ये आपका बीच का भाग नीचे धंस जाता है। और नीचे धंसने के कारण यहाँ पर एक समतल, बाद में जब यहाँ पर नदियों के द्वारा निक्षेप होगा, ये भरा धसा हुआ भाग बाद में एक समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक समतल मैदान बन जाएगा, और इस मैदान के अंदर ही बना हुआ है वर्तमान में बांग्लादेश। तो इस तरफ जो पहाड़ी थी, इस तरफ जो पहाड़ी थी उसको कहते थे राजमहल। तो छोटा नागपुर के पूरब में जो पहाड़ी है इस साइड, वो राजमहल की पहाड़ी है, और इसके पश्चिम में जो पहाड़ी है वो गारो की पहाड़ी है। तो राजमहल और गारो की पहाड़ी के बीच का एरिया क्या हो गया, धस गया। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक गैप आ गया। इस गैप को कहा जाता है राजमहल गारो गैप। और वेस्ट बंगाल में एक जगह मिलती है मालदा, वेस्ट बंगाल की मालदा सिचुएशन के कारण इसको मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो राजमहल गारो गैप को ही क्या कहा जाता है, मालदा गैप। अब कुछ फैक्चुअल चीजें देख लें, तो यहाँ पर भी देखेंगे आपको, ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे पूर्वी पहाड़ी राजमहल, और मेघालय के पठार की सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी मिलेगी, गारो की पहाड़ी। तो ये राजमहल और गारो की पहाड़ियां आप देखेंगे एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों के बीच का जो एरिया, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये आपकी राजमहल की पहाड़ी हो गई, साइड आपकी गारो की पहाड़ी हो गई, और इनके बीच में तीस्ता नदी प्रवाहित होकर निकल जाती है। तो वर्तमान में इनमें ब्रह्मपुत्र एवं तीस्ता नदियों का पानी आता है, और इन्हीं नदियों के द्वारा जो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, उस गड्ढे के अंदर मिट्टी डालकर इसको डिपोजिट करके और इसको एक समतल मैदान में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पर जो राजमहल और इस साइड जो गारो पहाड़ी थी, इनके लिंक आपस में टूट गए, इसलिए इसको राजमहल गारो गैप के नाम से या मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में कई बार स्पेशली क्वेश्चन आता है कि राजमहल गारो गैप को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। देखो जरा कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, उनको पढ़ ले, ना समझ में आएगा तो अपन साथ में डायग्राम भी देखेंगे तो क्या क्या चीजें। इनिशियली द मेघालय प्लेटू वाज कनेक्टेड विद द छोटा नागपुर प्लेटू। तो प्रारंभ में छोटा नागपुर प्लेटू के साथ ही आपका मेघालय का प्लेटू जुड़ा हुआ था, या ये कह सकते हैं कि दक्कन के प्लेटू के साथ ये प्लेटू जुड़ा हुआ था। बट ड्यूरिंग द टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ फॉल्ट वैलीज वर फॉर्म्ड बिटवीन द टू एंड द वाइड एरियाज बिटवीन गॉट संक डाउन। तो इन दोनों के बीच का कई 1000 किलोमीटर का एरिया था, वो क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया। में पढ़ने, प्रारंभ में मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा था, लेकिन टेक्टोनिक हलचल के दौरान दोनों के बीच एक भ्रंश घाटी बन गई और विस्तृत भूभाग क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये पहले एक समतल भूभाग था। ये समतल भूभाग का जो बीच का एरिया था, समतल भूभाग के जो बीच का एरिया था, ये क्या हो गया, यहाँ से की ओर ये समतल एरिया यहाँ पर था, आज समतल एरिया यहाँ पर पहुंच चुका, और उसमें क्या बन चुका है, मेघालय का बांग्लादेश बन चुका। ठीक है, फिर लिखा लेटर दिस एरिया वाज फिल्ड विद द डेब्रिस ब्रॉट बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द नेचुरल टर्न इनटू द प्लेन। तो बाद में यह गंगा नदी क्षेत्रों के निकासी प्रणाली के द्वारा लाए गए मलबे से भर गया और एक मैदान में बदल गया। जब बना था वो ऐसा नहीं था, जब बना होगा वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा, काफी गहरा स्ट्रक्चर बना होगा। अब इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे जब अवसाद गिरते गए, का वाटर लेवल ऊपर आता गया और ये पूरे का पूरा एक समतल मैदान में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं
फिर कुछ पॉइंट दिए, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल पहाड़ी। तो अभी हम देख चुके हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार के सबसे उत्तर पूर्वी हिस्से पर कौन सी पहाड़ी मिलती है? तो यहाँ पर जो पहाड़ी मिलती है उसको क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ी। वही यहाँ समझाया जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ी के बीच साइड आपका छोटा नागपुर का पठार था और इसी साइड आपका मेघालय का पठार था। ये मेघालय पठार मिलता है। ये कौन सा था? छोटा नागपुर। तो इस मेघालय और छोटा नागपुर पठार के बीच में दो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी और यहाँ पर कौन सी? गारो की पहाड़ी। तो पास्ट में ये माना जाता था कि ये राजमहल और गारो की पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई थी। बाद में कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई और बीच की जमीन नीचे धंस गई, राजमहल का गारो से संपर्क टूट गया। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के पश्चिमी भाग पर गारो पहाड़ियों के बीच यह निचली भूमि राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जानती जाती है। तो वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोलते हैं? मालदा गैप के नाम से पढ़ते हैं। Malda is virtually placed in the West Bengal, situated in the lower plains between the Rajmahal Hills and Garo Hills. The plains of West Bengal and Bangladesh fall this gap. तो इस पूरे गैप को बांग्लादेश में आने वाली नदियों के द्वारा फिल किया गया और यहाँ पर आगे जाकर एक आपका मैदान का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा? जब राजमहल और गारो की पहाड़ियों का निर्माण होगा, इस तरफ राजमहल की पहाड़ी, इस तरफ गारो की पहाड़ी, और दोनों के बीच में जब धसान आ जाएगा, पहले ये जुड़ी हुई थी, पहले ये दोनों जुड़ी हुई थी, इधर राजमहल और इधर गारो, लेकिन प्रेजेंट में इन दोनों के बीच में गैप आ गया और इसी गैप को राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता। ये छोटी सी कहानी थी किसकी? राजमहल गारो गैप की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। अब इसके बाद हमें पढ़ना होता है, देखो यहां से आपका मेन दक्कन का पठार स्टार्ट होगा। अब यहां से मेनली आपका क्या है? दक्कन का पठार स्टार्ट होगा। हालांकि ये भी दक्कन के पठार का ही कहीं ना कहीं हिस्सा है, लेकिन स्पेशली अगर हम केवल दक्कन, दक्कन का मतलब होता है दक्षिण का पठार। तो इस पूरे दक्षिण के पठार में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर 4 पठार आपको और पढ़ने हैं। यहाँ पर एक तो महाराष्ट्र वाला रीजन आता है, ये महाराष्ट्र का पठार ही मेनली दक्कन वाला पठार है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कर्नाटक का पठार कवर करना होता है। यहाँ पर कर्नाटक का पठार मिलता है, तो महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, और इस साइड जाते हैं तो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठार। ठीक है, आंध्र का पठार, साथ में तेलंगाना का पठार भी पढ़ने होते हैं। ये 3-4 पठार जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा दक्कन प्लेटू पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दक्कन प्लेटू का मतलब होता है दक्षिण का पठार। देखो यहाँ पर कुछ शब्दों को समझ लें। कई बार हम दक्कन का पठार, एक तो आता है कि दक्कन का पठार क्या है, शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और एक शब्द आता है कि दक्कन लावा क्या है, और एक इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या। ये बहुत आसान है, तो इसको समझना बड़ा आसान है। तो यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बनाया जाए तो पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है। ये पूरी की पूरी स्थलाकृति, ये पूरी की पूरी स्थलाकृति की सीमाएं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तक जाती हैं। ये सीमाएं कहाँ तक जुड़ी हुई है? उत्तर में कह सकते हैं मोस्टली सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत या विंध्यन पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य का हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। लेकिन अगर पठार का ये घाट को भी छोड़ दिया जाए, केवल आंतरिक भाग ले लिया जाए, तो वो बन जाता है आपका दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही क्या स्थित है? दक्कन का पठार है। लेकिन फिर ये देखा जाता है कि दक्कन के पठार में जितने भाग पर लावा का निक्षेप हुआ था, तो दक्कन के पठार में जितने भाग पर लावा का निक्षेप हुआ था उसी को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो जितने भाग पर दक्कन लावा या दक्कन ट्रैप कह सकते हैं,
तो दक्कन ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है लावा की परतें। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही दक्कन का पठार मिलता है। दक्कन के पठार में जितने भूभाग पर लावा की परतें हमें देखने को मिलती, उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता? उस भूभाग को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता। अब कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्चुअल चीजें, उनको जरा समझ लें। तो इस दक्कन के पठार में सबसे पहले हमें समझना होता है किसके बारे में? महाराष्ट्र के पठार के बारे में। तो पहले कुछ फैक्चुअल चीजें उनको समझ लें, फिर इनको कॉन्सेप्ट से समझ। तो महाराष्ट्र का पठार कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, और दक्कन के पठार का सबसे ये उत्तरी भाग है। तो 2 पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल हो गए कि दक्कन का पठार कहां पर स्थित है, सॉरी महाराष्ट्र का पठार दक्कन के पठार का एक हिस्सा है जो दक्कन के पठार के सबसे उत्तरी भूभाग पर स्थित है, और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मच ऑफ द रीजन इज अंडर by basaltic rock and lava origin. Most of the Deccan traps lie in this region. इस क्षेत्र का अधिकांश भाग लावा मूल की बेसाल्टिक चट्टानों से ढका हुआ। अधिकांश डेक्कन ट्रैप इसी क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, यहाँ पर याद रखना, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, वो महाराष्ट्र में ही हुआ था। तो यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस कारण ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है, ज्यादातर महाराष्ट्र का जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरे का पूरा क्षेत्र क्या है? एक लावा डिपोजिट क्षेत्र कहलाता है, एक लावा निक्षेप का क्षेत्र कहलाता है। सबसे ज्यादा क्या मिलना? हमें लावा निक्षेप देखने को मिलता है। तो दक्कन ट्रैप का अधिकांश विस्तार इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। The entire area covered by the black cotton soil and known as the रेगूर। तो पूरा क्षेत्र कपास की मिट्टी से ढका हुआ है, जिससे रेगूर के नाम से भी जाना जाता। अब जहां पर भी लावा निक्षेप होगा, तो लावा निक्षेप जब सतह पर होता है तो उससे क्या होता है? बेसाल्ट चट्टान का निर्माण बनता है। तो जब सतह के ऊपर निकलेगा तो उससे क्या होगा? बेसाल्ट की चट्टान का निर्माण होगा, और इसी बेसाल्ट की चट्टान का जब अपक्षय अपरदन हो जाएगा, इसी प्लेट का या इसी चट्टान का जब अपक्षय और अपरदन होगा, और अपक्षय अपरदन होकर ये मृदा में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी। ये किसमें कन्वर्ट होती है? काली मिट्टी में, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय अपरदन से ही किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी महाराष्ट्र रीजन में कपास की खेती की काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे मालवा के अंदर भी कपास आपको, सॉरी, काली मिट्टी मिलती है, लेकिन मालवा का क्षेत्र कपास के लिए कम फेमस, जबकि मालवा वाला जो क्षेत्र है वो गेहूं की खेती के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ये पॉइंट समझ में आ गए? सिंपल सिंपल पॉइंट थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, एक दो चीजें और समझ लें। महाराष्ट्र के पठार में जब हम जाएंगे, यहाँ पर मैं डायग्राम से करा दे रहा हूँ कुछ चीजों को। तो महाराष्ट्र के पठार में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां आपको याद रख लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 पहाड़ियों की रेंज मिलती है, फिर यहाँ पर 2 पहाड़ियों का एक सेट मिलता है। इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? इन पहाड़ियों को अजंता बालाघाट की सतमाला अजंता की पहाड़ी के नाम से जाना जाता। तो बालाघाट हरिश्चंद्र की पहाड़ी के नाम से जाना जाता। तो इस तरीके से सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सारी पहाड़ियां कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र के पठार में ही मिलती है। और इसी पठार के तट के बगल में जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर कुछ पीक, इन पीक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सालहेर, कलसूबाई और महाबलेश्वर, ये कुछ चोटियां देखने को मिल जाती हैं। महाबलेश्वर से निकलकर जाती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। आगे जाके नदियों में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर थाल घाट और भोर घाट नामक 2 दर्रे मिलते हैं। यहाँ पर 2 दर्रे भी याद रखना, मैंने वैसे पश्चिमी घाट के अंदर पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर 2 दर्रे हैं, एक है थाल घाट और एक मिलता है भोर घाट। थाल घाट क्या करता है? ये बंबई से, अगर आपको मुंबई टू नासिक जाना है तो ये इससे कनेक्ट कराएगा, और अगर आपको मुंबई से मुंबई टू पुणे जाना है तो आप भोर घाट का यूज करेंगे। इस तरीके से इन दर्रों का फायदा क्या होता है? ये किसी न किसी स्थल मार्गों को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये महाराष्ट्र प्लेटू की कहानी होती है। महाराष्ट्र प्लेटू के नीचे ही हम जाएंगे तो कर्नाटक वाला क्षेत्र मिलेगा, तो किस नाम से जाना जाएगा? कर्नाटका प्लेटू के नाम से जाना जाएगा। पार्ट याद रखना पूरा दक्कन का ही है, लेकिन उसको हम कई टुकड़ों में डिवाइड करके
पढ़ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा, कर्नाटक पठार को मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट तो यहीं से आ जाएगा कि मैसूर का पठार कहाँ पर है। तो जो आप कर्नाटक के पठार के बारे में बताएंगे वही सेम आंसर किसके बारे में होगा, मैसूर के पठार के बारे में होगा, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं। महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में स्थित है, तो ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। द आर लुक्स लाइक अ रोलिंग प्लेटू विद अ एवरेज एलिवेटेड ऑफ 600 to 900 मीटर। तो यह क्षेत्र 600 से 900 मीटर की औसत ऊंचाई वाला एक लुढ़कते पठार जैसा दिखता है। मतलब इसमें हाइट बहुत ज्यादा नहीं मिलती, 600 से 800 मीटर की हाइट इसमें मिल जाती है। यह पश्चिमी घाट से निकलने वाली अनेक अत्यधिक नदियों के द्वारा विच्छेदित किया गया। तो इस घाट को क्या है, सबसे ज्यादा विच्छेदित अगर मिलता है तो पश्चिमी घाट के अंदर वो आपका पश्चिमी तटीय कर्नाटक का पठार ही देखने को मिलता है। तो कर्नाटक का पठार हमें कहाँ मिलेगा, तो महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण में। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का पठार मिलता है, महाराष्ट्र के नीचे ही आपको क्या मिलेगा, कर्नाटक का पठार मिलेगा। महाराष्ट्र के पठार के अंदर ही आपको कर्नाटक का पठार देखने को मिलेगा। तो ये तो 3 इंट्रोडक्शन के पॉइंट थे। अब एक पॉइंट और समझते हैं। द प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स कॉल्ड मलनाड एंड मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार में, कर्नाटक के पठार में 2 प्रकार की टोपोग्राफीज मिलती है, एक मिलती है मलनाड और एक मिलती है मैदान। अब मलनाड और मैदान में क्या डिफरेंस होता है, जो हाईलैंड एरिया है, या ये हिंदी में कहें तो उच्च भूभाग जो है, जो ऊंचे भूभाग या उच्च भूभाग है तो मलनाड के नाम से जाना जाता है। और जो समतल या निचले भूभाग हैं, समतल या निचले भूभाग हैं, उनको मलनाड के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये जो मलनाड वाला एरिया है, ये इस मलनाड वाले एरिया में देखेंगे तो कर्नाटक के पठार में ऊंचा एरिया क्या है, मलनाड है। और इस मलनाड के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो बाबा बुदान जो पठार है या पर्वत है, तो बाबा बुदान पर्वत हमें किस क्षेत्र में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, लेकिन किस एरिया में मिलेगा, तो कर्नाटक के पठार के मलनाड वाले एरिया में आपको ये मिलेगा। और इसी बाबा बुदान पठार की बात की जाए तो इसी बाबा बुदान पठार की सबसे ऊंची है, एक तो मलयागिरी मिलेगी, या डायरेक्ट आप इसमें, अभी मलयागिरी मैंने कल लिखा दी थी, तो आप अभी के लिए इस क्लास में तो आप कुंद्रेमुख को याद रखें। सबसे फेमस जो मिलती है वो है कुंद्रेमुख। और इसी कुंद्रेमुख से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको कहते हैं शरावती नदी। तो कुंद्रेमुख से कौन सी नदी निकलती है, शरावती नदी। तो कुंद्रेमुख किस पठार में स्थित है, बाबा बुदान पठार में स्थित है कुंद्रेमुख। और कुंद्रेमुख पर मिलती है एक नदी जिसको कहते हैं शरावती नदी। और इसी शरावती नदी पर बना हुआ जोग या गरसोपा जलप्रपात। तो जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी पर बना हुआ है। तो कर्नाटक के पठार का ये जो मध्य वाला हिस्सा है, तो कर्नाटक के पठार का जो मध्य वाला हिस्सा है, इसी को कहते हैं हम कर्नाटक का पठार। पश्चिमी घाट की तरफ का हिस्सा ऊंचा है, तो वहीं पर हमें बाबा बुदान और कुंद्रेमुख की पहाड़ियां मिल जाती। कर्नाटक के पठार के बाद हमें 2 पश्चिमी तट पर मिलेंगे। अब पूर्वी तट की तरफ जाएंगे तो आपको एक पठार मिलेगा, तेलंगाना का पठार। तो इसमें भी कोई खास याद नहीं रखना है, बहुत सिंपल है। तो ये किन प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो आर्कियन नीस चट्टानों से ये बना हुआ है। आर्कियन नीस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर मिलती है। दक्षिणी भाग अपने उत्तरी समकक्ष से ऊंचा है, मतलब इस पठार का जो दक्षिण का भाग है वो उत्तर के भाग से थोड़ा ऊंचा है। तो यह क्षेत्र 3 नदी प्रणालियों गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार द्वारा सिंचित होता है। तो इसमें गोदावरी नदी का क्षेत्र भी मिलता है, कृष्णा नदी का क्षेत्र भी मिलता है और पेन्नार नदी का क्षेत्र भी मिलता है। कैसे मिलता है आप इसको डायग्राम में समझ सकते हैं। तो अगर मैप में जाएंगे तो मैप के अंदर यहाँ पर महाराष्ट्र वाले रीजन से निकलकर आती है गोदावरी नदी, ठीक है। उसी के नीचे जाती है कृष्णा नदी, उसी से कावेरी नदी। ये कहीं ना कहीं तीनों नदियां इस तेलंगाना के पठार को टच कर कर ही जाती है। तो ये तेलंगाना के पठार के अंदर आपको तीनों नदियों का निक्षेप को मिल जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट प्लेटू स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसको कहते हैं रायलसीमा का पठार। तो अगर यहाँ पर रायलसीमा पठार की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो इसकी सीमा कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। एक रायसीना की पहाड़ी मिलेगी, कंफ्यूजन होता है। तो रायसीना की जो पहाड़ी है ये रायसीना के नाम से जाना जाता है और इसको हम क्या पढ़ते हैं, रायलसीमा।
तो कई बार प्रोनाउंसिएशन सेम टाइप का मिलता है, तो यहाँ पर रायलसीमा और ये रायसीमा के नाम से, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अगर रायसीना की पहाड़ियों की बात करें, ये आपके दिल्ली में स्थित है। तो रायसीना की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली कटक के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों पर आपका राष्ट्रपति भवन भी बना। ये पहाड़ियां बिल्कुल अलग है, इनसे कंफ्यूजन नहीं होना। तो रायसीमा की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जहां पर दिल्ली कटक के नाम से, मजनू टीला के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस क्षेत्र की जलवायु हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है। तो रायलसीमा पठार में किस प्रकार का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट पार्ट है। तो ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी, ठीक है, स्टेपी को स्टेपी ही लिख सकते हैं। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। और दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफी ज्यादा अनसफिशियंट होता है। यहाँ का जो रेनफॉल है, वर्षा का जो औसत है, वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। तो अनसफिशियंट रेनफॉल इस क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको भारत का सेकेंड ड्रॉट प्रोन एरिया कहा जाता है, दूसरा सर्वाधिक सूखा क्षेत्र। तो फर्स्ट कौन सा होगा? तो फर्स्ट हम जानते हैं कि जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है वो भारत का सबसे ज्यादा सूखा प्रभावी क्षेत्र है। तो इस सूखे प्रभावी क्षेत्र के अंदर जो दूसरा हमें सूखा प्रभावी क्षेत्र मिलता है, तो वो कौन सा है? हमारा राजस्थान के क्षेत्र के बाद। तो जैसे राजस्थान के क्षेत्र को जब हम कोपेन का जलवायु क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर ये देखेंगे, एक तो आपको जो एरिड रीजन है, जो बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है, वो आपको इस क्षेत्र के अंदर मिलता है। और एक, जब भी आप उसको मैप को देखोगे तो यहाँ पर भी एक शुष्क क्षेत्र दिखाया जाता है, लेकिन इसको हम अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें? एक अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड रीजन को मिलता है। तो वो कोपेन का क्लासिफिकेशन जब हम इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो कोपेन का बी क्लाइमेट का जो कॉन्सेप्ट मिलता है, तो आपको यहाँ पर भी बी क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट देखने जाएगा कोपेन का। और इस क्षेत्र में तो मेन बी क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जब तक आपको भारत में ये नहीं पता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, तो फिर आगे क्लाइमेट में भी दिक्कत आएगी आपको पढ़। ये इसके कुछ पॉइंट थे रायलसीमा के पठार के। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। तो रायलसीमा पठार के अंदर अगर हम खनिज की बात की जाए, अगर इस रायलसीमा पठार के अंदर अगर हम खनिज संसाधनों की बात करें, यहाँ पर डायमंड, लाइमस्टोन, गोल्डन एंड कॉपर, ये देखेंगे कि जो जितने भी खनिज मिल रहे हैं, डायमंड, लाइमस्टोन, कॉपर, गोल्ड वगैरह मिल रहा है, तो ये भारी खनिज नहीं है, बड़े खनिज नहीं है। तो बड़े खनिज ना मिलने के कारण, तो एक तरीके से खनिज में तो समृद्ध है लेकिन बड़े खनिज नहीं है। इस कारण से यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो रायलसीमा पठार के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत हमें कम देखने को मिलता है। तो वो कम मिलने का कारण क्या है? तो एक तो ये थोड़ा सा दक्षिण का क्षेत्र है, नक्सलाइड एरिया है, इस कारण से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर ज्यादा नहीं हुआ है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो मिनरल्स है वो बहुत छोटे वाले मिनरल्स है। मेजर जो मिनरल्स होते हैं, जो मुख्य खनिज होते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, इसलिए इसको भारत का सेकेंड ड्रॉट प्रोन एरिया भी कहा जाता है। ये आपका इस तरीके से जो चैप्टर था हमारा। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार का पूरा जो चैप्टर है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर हमने पूरे प्रायद्वीपीय पठार के अंदर दो स्ट्रक्चर में हमने डिवाइड किया था। पहला स्ट्रक्चर था हमारा यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड, तो हमने सेंट्रल हाईलैंड को पूरे का पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। और इस साइड का जो एरिया था वो हमारा कौन सा था? दक्कन का पठार। तो हमने पूरे का पूरा दक्कन का पठार भी कंप्लीट कर लिया। दक्कन के पठार को हमने कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके 5 से 7 टुकड़ों में डिवाइड करके कंप्लीट किया हुआ है। अब पर्वत कंप्लीट हो गए, जिसमें हिमालय स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, पठार पूरा कंप्लीट हो गया, पठार के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी जो पहाड़ियां थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद टॉपिक आता है पर्वत पठार, और पठारों के बाद आता है मैदान। लेकिन यहाँ पर हम मैदान नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैदान पढ़ने से पहले, जब भी हम मैदान की स्टडी करते हैं तो मैदान पढ़ने से पहले हमें नदियों को पढ़ना पड़ता है। तो जब तक आपकी नदियां अच्छी नहीं है तब तक आप मैदानों को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नदियां। तो आज की क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नदियों के।